गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का वाइब्रेंट परिवार की तरफ से वाइब्रेंट परिसर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे बच्चे एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं जिसे हम जेई की प्रिपरेशन बोल रहे हैं। हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं, तो आज का ये ओरिएंटेशन सेशन भी मैं चाहूँगा कि हम ओम के उच्चारण के साथ में शुरू करें। तो मैं आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मेरे साथ लंबी सांस अंदर लेकर सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। ओम शब्द के उच्चारण की ये क्रिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली इस क्रिया को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो इनका कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ हम सभी लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। अगर हम कंटिन्यूसली इस क्रिया को करते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार आज हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस ज़रूर कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ में है डायरेक्टर फिजिक्स एंड एचओडी फिजिक्स मिस्टर नितिन जैन सर, नीलकमल सेठिया सर, डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिक्स, वीके जायसवाल सर, डायरेक्टर एंड एचओडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नरेंद्र अवस्थी सर, डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिकल केमिस्ट्री, विकास गुप्ता सर, डायरेक्टर एंड एचओडी मैथ्स, एंड एमएस चौहान सर, डायरेक्टर एंड एचओडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इस सेशन को हम शुरू करने से पहले आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाइब्रेंट एकेडमी को जाना है। कई लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों को भी वाइब्रेंट एकेडमी की जो जर्नी है अभी तक की और वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में उस जर्नी से अवगत कराया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर महेंद्र सिंह चौहान सर से कि हमारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को वाइब्रेंट एकेडमी की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए। महेंद्र सिंह चौहान सर। नमस्कार, सभी बच्चों का उनके पेरेंट्स का स्वागत है वाइब्रेंट एकेडमी में। हमारे साथ पंकज जोशी सर फैमिली फंक्शन की वजह से अटेंड नहीं कर पाए, बाहर हैं, तो हम सातों का प्रेजेंस वैसे जल्दी रहता है। तो वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में बता दूं कि हम लोग वैसे तो साथ में 2004 से मैं कोटा में आया हूँ, तब से सर लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग साथ पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हैं, और जबकि वाइब्रेंट एकेडमी स्टार्ट हुआ था 2009 में, लेकिन हमारा साथ 20 सालों का है। तो हमें आईआईटी का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और साथ में कुछ चीज़ें और भी है। हम लोग ऑथर भी हैं, जितने भी सर लोग हैं सबकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं ऑल इंडिया में चलती हैं, तो काफ़ी बच्चों में हमारा एकेडमिक रीच रहता है। तो बाहर के बच्चों से भी हमको फीडबैक मिलता रहता है, हमें बुक भी अपग्रेड करते हैं, पढ़ाते भी हैं। सबसे ज़्यादा फायदा वाइब्रेंट का मैं आपको बता दूं क्या है कि हम एकेडमिक पे फोकस करते हैं।
एकेडमिक से मतलब है कि पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आईआईटी की जो पढ़ाई है वो थोड़ी रोलर कोस्टर टाइप है। रोलर कोस्टर का मतलब ये है कि कभी कभी टॉपिक्स जैसे इजी आते हैं, कभी कभी टॉपिक टफ आएंगे, तो कभी मार्क्स कम आ सकते हैं, कभी मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक आईआईटी के लिए चाहिए ना कि भाई किस तरह की पढ़ाई करानी चाहिए, किस लेवल से करानी चाहिए, कैसे क्वेश्चन बैंक देना चाहिए, कैसे उनके टेस्ट लेने चाहिए, वो सारी चीजों का जो एक्सपीरियंस है हमारा, उससे हम बच्चे को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक लेके जाते हैं। मतलब आप बिल्कुल ना सोचें कि वाइब्रेंट एकेडमी जो है कि एकदम से आईआईटी एडवांस डायरेक्ट पढ़ाता है, डायरेक्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए जाएंगे। तो जर्नी बताने के पहले मेरे 2-3 सजेशन है कि एक हम क्लास रेगुलर करें और होमवर्क जो है उसको रोज अपन प्रैक्टिस करके आए। होमवर्क में जो आपको 2 साल तक हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बस आपको जो भी होमवर्क मिले, जैसे 50 क्वेश्चन मिले तो 50 क्वेश्चन अपने को ट्राई करके आना है। अब इन सब को जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन सब का प्रूफ ये है कि अगर आप हमारा रिजल्ट देखोगे तो देखो, अगर आपकी रैंक मान लीजिए आप डिजर्व करते हो कि 1000 रैंक आनी चाहिए, तो आप वाइब्रेंट को फॉलो करोगे अच्छे से तो आपकी रैंक 500 आएगी। आप 500 डिजर्व करते हो, आप 100 में आएंगे। तो जो आप डिजर्व करते हो, आपका जो पोटेंशियल है, जितनी आप मेहनत करते हो, जितने आप इनपुट डालते हो, उससे आपका बेटर रिजल्ट आएगा अगर आप वाइब्रेंट एकेडमी को फॉलो करते हो। तो क्योंकि 2009 में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा रिजल्ट जो है 2009 में 33% के करीब रिजल्ट था। आईआईटी एडवांस में जहां तक मुझे पता है ऑथेंटिक रिजल्ट 33% इंडिया में किसी का नहीं है। तो उसका रीजन है कि हमारा जो एकेडमिक है ना, हम पूरा एकेडमिक को उस टाइप से डिजाइन करते हैं कि वो आईआईटी एडवांस तक जाए। उसके बाद हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो लगातार मतलब बढ़ रहे हैं। जैसे मतलब हमने कोटा के अंदर ही पिछले 2009 के बाद भी 7 बार कोटा सेंटर से जो रिजल्ट है वो हमारा 7 बार शानदार रिजल्ट रहा है हमारा। और अगर आप देखोगे टॉप रैंक, कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर 2-3 साल से टॉप रैंक नहीं आ रही, वो कोरोना के कारण एक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, वापस इंप्रूव हो रहा है। तो लास्ट बेस्ट रैंक जो कोटा की थी वो ऑल इंडिया रैंक 2 थी, साहिल जैन की, वो वाइब्रेंट एकेडमी की है। उसके बाद कोई भी AR2 से ऊपर कोटा सेंटर से नहीं आया, ठीक है। 1 वगैरह आए तो दूसरे सेंटर से आए। तो उसका रीजन ये है कि हम पूरा एकेडमिक पे ही फोकस करते हैं। तो आप जब इतना ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़ रहे हो तो पूरा एकेडमिक पे फोकस करो। आप हम लोगों से जब आपको 2-3 महीना जब भी आओ हम लोगों से आप मिलो, है ना, तो वो हम पूरा जो हमारा जर्नी है उसमें आप देखोगे कि टॉपर्स के अलावा एवरेज रिजल्ट आईआईटी एडवांस में जो परसेंटेज रिजल्ट जो आता है, तो आईआईटी अपने आप में मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वो आसान एग्जाम नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा आसान तरीके से करवाते हैं कि आप हमारे साथ जो जर्नी में आसान तरीके, कभी हमारा रिजल्ट कभी 40% रहता है, कभी 50% रहता है। 3 बार हमारी गर्ल्स टॉपर रही, ऑल इंडिया रैंक 6 मीनल वगैरह रही। ये रैंक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं अगर एवरेज रिजल्ट की बात करूंगा तो आपको लगेगा यार रैंक नहीं आती क्या आपके यहाँ, तो रैंक भी आती है और एवरेज रिजल्ट भी आता है। और आईआईटी का अगर कोई हिंदुस्तान में गारंटी दे कि भाई आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले नितिन जैन सर, शेटे सर जैसे लोग मिल जाएं, आपको मैथ्स पढ़ाने वाले विकास गुप्ता सर जैसे लोग मिल जाएं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले नरेंद्र अवस्थी सर जैसे लोग मिल जाएं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले वीके जायसवाल सर टाइप के अगर लोग मिल जाएं, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट के जो एक्सपर्टीज हैं वो आपको मिलेंगे। बाकी सब देखो सेकेंडरी फैक्टर है कि लैब है या नहीं है, डाउट रूम है या नहीं है, क्लास में एसी है या नहीं है, माइक है या नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। कोचिंग में एक ही चीज होती है, प्राइम चीज होती है टीचर, और सेकंड चीज होती है कि क्या टीचर उस आईआईटी का पढ़ा रहा है क्या। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो दोनों ही चीज वाइब्रेंट में है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आपका बच्चा जो है सेफ हैंड में है। आप बस एक और रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा सा आप उसको मेंटली प्रिपेयर करो कि भाई मतलब बच्चे को जो बच्चा तो ट्राई कर, जो होगा अच्छा होगा, जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, एक चैप्टर है जिंदगी का। हम कोशिश करेंगे, ऊपर वाला ईमानदारी से कोशिश करेंगे, अच्छा रिजल्ट भी देगा, सब अच्छा देगा। तो पेरेंट्स की तरफ से भी एक वो चीज होनी चाहिए भाई, स्पेसिफिक वैसा नहीं कि यार मुझे तो बस हरे कलर का ही बलून चाहिए। भाई जो भी बलून मिलेगा बढ़िया है अपना, जो भी कॉलेज मिलेगा बढ़िया है, जो भी ब्रांच मिलेगा। उससे क्या होता है कि हम एक मेंटली मतलब रिलैक्स होके वो उस एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमारी तरफ से कोई भी इस टाइप का स्ट्रेस नहीं रहता है। एक ही स्ट्रेस रहता है कि आप क्लास आने चाहिए रोज। जैसे ऑनलाइन की फैसिलिटी आजकल, तो बच्चे उसको तब यूज करना है कि मतलब आपको इमरजेंसी लगे कि मेरी मेडिकल रीजन से कोई क्लास रह गई हो तो आप उसको यूज करो, अदरवाइज अपन उसको फैसिलिटीज को कम से कम अपन यूज करें। आपको होता क्या है कि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ड्रिवन हो गए।
मैं भी घर में देखता हूँ, हर चीज़ बच्चे मोबाइल पे देखना चाहते हैं, आईपैड पे देखना चाहते हैं। लेकिन अभी एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला कि एक नोटिफिकेशन आता है ना, तो वापस आपको कई मिनट लगते हैं वापस फोकस करने में। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन चीज़ों को अपन कम यूज़ करें, वो काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन उनको यूज़ इमरजेंसी में ही करें अपन। और मेंस के अलावा बच्चों का ये भी रहता है कि हमारा जो जर्नी आप देखोगे तो मेंस के रिजल्ट भी हमारे अच्छे रहे, हमारे एडवांस के रिजल्ट भी अच्छे रहे, और बोर्ड की भी हम तैयारी इन हाउस ही करवाते हैं। क्लास 12 में हमारे बोर्ड की क्लासेस भी होती हैं, 12 में इन हाउस ही कराते हैं। प्रैक्टिकल्स हमारे खुद के लैब हैं, और वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में अकेला है जिसका खुद का कंप्यूटर लैब है। सेकंड फ्लोर पे हमारी पूरी लैब है। बच्चे को जो एग्जाम होता है वो स्मार्ट उस पर होता है, अपना कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल पे नहीं होता है एग्जाम। तो हम उसको तैयारी भी हाँ एग्जैक्टली हम वैसे ही करवाते हैं। तो हम लोगों का साथ है, हम बेसिकली हम 7 डायरेक्टर नहीं है, 7 आप समझ लीजिए भाई हैं, जिसमें नितिन जैन सर जो अभी क्लास लेने चले गए वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, और बाकी ये सब तो विकास गुप्ता सर जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और ऑथेंटिक काम करते हैं। और बस मैं यही कहूँगा, बाहर भी आप लोग जब मिले, आप और लोगों से मिले, तो आप हमारे 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, और उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ड जो है ना, हम जो आज चल रहे हैं उसका कारण है आप जैसे लोगों का सहयोग। भाई जो इतने सारे बच्चे पढ़े हैं आज, कम से कम 20-25 हज़ार IIT हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, डिफरेंट IIT पढ़ के निकले यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से। वाइब्रेंट का आप एड वेड नहीं देखोगे या लोकल कोई सपोर्टर नहीं देखोगे, क्योंकि हम लोग कोई मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते। हमें पता है कि एकेडमिक जो है उसी से ड्रिवन होता है सब कुछ, और हमारा एम वो भी नहीं है हमें 1 लाख 2 लाख बच्चे पढ़ाने। हमारा एम है कि हमें 70% से ऊपर हमारा क्राइटेरिया है कि आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, तो आप वाइब्रेंट एकेडमी में आइए और उसके साथ हमारे साथ तैयारी कीजिए। तो एक अच्छे रिजल्ट की हम पूरे आश्वासन देते हैं कि रिजल्ट जरूर आएगा। 2 साल आप हमको अच्छे से हमको फॉलो करना है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच MSc सर, एक जीवंत और लाइव वाइब्रेंट एकेडमी की जर्नी से हमें अवगत कराने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को इस जेई प्रिपरेशन के दौरान कौन सी ऐसी एकेडमिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उसका डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारे साथ पे वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर नीलकमल सेठिया सर यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद में IITian हैं। तो मैं नीलकमल सेठिया सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वाइब्रेंट एकेडमी की मैथडोलॉजी से बच्चों को अवगत करा सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलकमल सेठिया सर। सभी से मेरा नमस्कार, और वाइब्रेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है। वैसे तुम लोग पढ़ाई तो पहले से करते आए हो, स्कूल की स्टडीज़। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्कूल की स्टडीज़ और जब हम IIT JEE के लिए पढ़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। और हम इस ओरिएंटेशन क्लास में पेरेंट्स को भी स्पेशली बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो यूज़ टू होना ही है, पेरेंट्स को भी यूज़ टू होना है। बच्चों से ज़्यादा इनफैक्ट पेरेंट्स को यूज़ टू होना है। उसका कारण ये है कि अभी जो स्कूल की जिस तरीके से स्कूल के बोर्ड्स के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग होने लगे हैं। अभी जैसे थोड़ा अपन यहीं पे सर्वे कर लेते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं भाई जिनके 80% से ज़्यादा नंबर हैं। अभी 10th का तो आया नहीं होगा ना, 9th में चलो 80% से प्लस वाले कितने बच्चे हैं, ये देखो आप, है ना। अब अगर IIT के एग्ज़ाम में इतने नंबर आ जाएं तो आपकी जो है मतलब टॉप 100 में रैंक पक्की है, ठीक है ना। तो 50 एक तो यहीं पे थे, है कि नहीं। तो हमें क्या समझना है कि एक तो IIT का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा लो स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो ये बात खासकर पेरेंट्स के लिए है ना। बच्चे के नंबर अगर कम आए तो आप चिंता ना करें, नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल है। इनफैक्ट
हम लोग वैसे क्या करते हैं कि शुरू वाले जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े आसान रखते हैं, ठीक है ना, तो उनमें बच्चों के आ भी जाएंगे उतने नंबर, ठीक है, क्योंकि हमें भी लगता है कि भाई झटका अचानक नहीं लगना चाहिए, है ना। गाड़ी जो होती है उसमें शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए सस्पेंशन सिस्टम होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे करके, तो शुरू वाले टेस्ट रिलेटिवली इजी होते हैं, है ना। बाद में जाके फिर आपको रियल फील उसकी आएगी। और शुरू वाले टेस्ट एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल बना भी नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक्स भी कम होंगे ना, कवरेज एक दो टॉपिक्स पे बनेंगे तो बच्चे आराम से उसको कवर कर लेंगे, बाद में फिर नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। तो आप लोग अभी से समझ लें कि भाई जो जिस तरीके के नंबर्स बच्चों के अभी 80%, 85, 90% आते हैं, उस तरीके के नंबर्स की आदत अपेक्षा यहाँ पे ना करें, ठीक है ना। आ जाएं कभी कभार बाय चांस तो अच्छी बात है, बाकी रेगुलर वे में नहीं आते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है ना। अगर आपके जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 50% नंबर आ गए तो आप एक बहुत डिसेंट रैंक की उम्मीद कर सकते हैं, आपको अपनी पसंद की आईआईटी या ब्रांच कुछ ना कुछ अच्छे आराम से मिल जाएगा। 50%, 55% इतने नंबरों में जेई एडवांस ये। तो अब आप सोचें, जस्ट इमेजिन करिए 50% नंबर अगर आपके स्कूल में आते हैं, आप चिंता हो जाएगी भयंकर, और जबकि 50% वहां पे आ गए तो यू कैन बी हैप्पी, 50-55% मार्क्स पे यू कैन बी वेरी हैप्पी। ये तो बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ लें कि ये एक काफी ज्यादा लो स्कोरिंग एग्जाम है ना। अब लो स्कोरिंग एग्जाम है तो अब देखो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है ना, चिंता की बात नहीं। लो स्कोरिंग एग्जाम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कि आप जब उस तरीके के उस डिफिकल्टी लेवल के जब आप टेस्ट देते हो तो आप आराम से सोच सकते हो कि एक आध क्वेश्चन कोई टफ हुआ, 2-3 क्वेश्चन शुरू में कोई टफ वाला क्वेश्चन आ गया, उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें खैर हम आपको बाद में बताएंगे जब उस लेवल के टेस्ट को आप टैकल करने लगोगे। टाइम टू टाइम हम जैसे हर टेस्ट के बाद ना थोड़ा सा हम उस टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, तो उस टाइम पे जब ये उस लेवल के डिफिकल्टी लेवल के वाले टेस्ट आपको मिलेंगे तब हम इस चीज का एनालिसिस करके बताएंगे कि भाई आप इसको इस तरीके से बेटर अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है ना। कई बार ये होता है बच्चों को शुरू में 2-3 क्वेश्चन जो है टफ वाले मिल गए जो नहीं हो रहे थे, एकदम हड़बड़ा जाते हैं, फिर वो उस चक्कर में और पेपर खराब कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं जैसे जैसे आगे की जर्नी आप लोगों की रहेगी और डिफिकल्ट वाले एग्जाम टेस्ट आप टैकल करोगे तब हम आपको इस चीज़ की गाइडेंस देते जाएंगे कि कैसे इसको आपको टैकल करना है ना। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा क्या है कि स्कूल के एग्जाम्स और आईआईटी के एग्जाम का मेजर डिफरेंस कि स्कूल के एग्जाम्स मोस्टली ये देखा जाता है कि नॉलेज बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स का एग्जांपल लूं तो शायद उसमें स्कूल के एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, गिव एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद ए डायग्राम। ठीक है, या फिर व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, ठीक है, डिस्क्राइब कूलॉम्स लॉ, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल। इस तरीके के क्वेश्चन आप स्कूल के एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कूलॉम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ की नॉलेज की जरूरत आपको आईआईटी में नहीं है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। बल्कि हकीकत यह है कि कुछ लॉज, कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो स्कूल लेवल पे बड़े सुपरफिशियल वे में बता देते हैं बच्चों को, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में बच्चे ध्यान में रख लेते हैं, लिख भी देते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस है, उनकी जो गूढ़ बात है, वो बच्चे नहीं समझ पाते स्कूल लेवल पे। ये जो एग्जाम है आईआईटी जेईई वाला,
ये एग्जाम है एप्लीकेशन बेस्ड। आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, न्यूटन्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, इनकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। साथ साथ ये भी कि इसको आप रियल लाइफ सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ये देखा जाता है उसमें। तो ये ऑफ कोर्स ये करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, बल्कि आपको उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब इन डेप्थ नॉलेज की अगर हम बात करें तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कई बार कि भाई अगर एक सवाल पूछूं मैं, सनराइज किस डायरेक्शन से होता है, तो हाथ उठा दो कितने लोगों को आता है। हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी सबकी, बल्कि मेरे को शायद ये पूछना चाहिए किसको नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सबको आता है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि भाई जैसे नाइट स्काई होता है, तो नाइट स्काई में ना प्लैनेट्स भी राइज होते हैं और सेट होते हैं, मून का भी मून राइज होता है, मून सेट होता है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई मार्स किस डायरेक्शन से राइज होता है, कितने लोगों को आंसर पता है, हाथ उठाएं। तो अब जैसे ये चीज नहीं पता है ना, अब देखिए अगर हमने वो चीज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट याद रखी कि भाई सन ईस्ट से राइज होता है, वैसे आई एम श्योर कई लोगों ने उसका कारण भी समझा होगा, सन ईस्ट से क्यों राइज होता है, किसी को उसका कारण पता है? सनराइज ईस्ट से क्यों होता है, इसका कारण किसी ने सुना? कोई बताना चाहेगा? आई एम श्योर सुना तो होगा। अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस वजह से हमें सनराइज ईस्ट से जो है होता हुआ अपीयर होता है। हम तो अर्थ पे हैं, हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो सन हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। तो सनराइज की जो डायरेक्शन है उसमें सन का रोल नहीं है, उसमें अर्थ का रोल है, वो अर्थ की डायरेक्शन से हो रहा है कि नहीं? अब आप बता सकते हो मून किस डायरेक्शन से राइज होता है? ईस्ट से, क्योंकि अर्थ तो वही है, अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही। कभी देखना मून राइज, ठीक है ना। मून राइज वगैरह वैसे मोस्टली आप पूर्णिमा के आसपास वाले दिन होंगे, उनमें आप देख पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि वो सीधा ऊपर ही दिखता है मून, वो राइज नहीं दिखता हमें, है ना। तो पूर्णिमा के आसपास वाले दिनों में अगर आप मून राइज देखोगे तो आपको ईस्ट से होता हुआ दिखेगा। और दूसरे भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी ईस्ट से ही राइज होते हैं, वेस्ट में सेट होते हैं, बिकॉज इट हैज टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये एक स्टार है जो कि स्टेशनरी दिखता है, नाम सुना है उसका? पोल स्टार। वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है, अर्थ के एक्सिस के ऊपर है, तो वो राइज या सेट होता ही नहीं। ये वो बस नॉर्थ में दिखता है, ये है ना। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि भाई हमें जो नॉलेज है उसकी थोड़ी डेप्थ चाहिए। सन राइज ईस्ट से होता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, लेकिन जब आप इस चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कारण में जाते हैं, तो आपको कई और सवालों के जवाब मिलते हैं। आईआईटी के एग्जाम में हर साल नए क्वेश्चन आते हैं, फ्रेश क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अब अगर आप सिलेबस की बात देखें तो सिलेबस वही है भाई, क्लास 11 क्लास 12 का सिलेबस है मोर और लेस। कुछ एक टॉपिक कम ज्यादा होते हैं, बाकी मोर और लेस वही टॉपिक वही सिलेबस है।
तो उस सिलेबस में से अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी हो, ऐसा कहा जाता है पिछले 10 साल के पेपर कर लो अच्छे से, तो आपके 80% नंबर तो आ ही जाएंगे, ऐसा बोर्ड के एग्जाम के लिए बोलते हैं। लेकिन जेई में जो है नए क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इतने सारे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे? तो वो तभी टैकल किए जा सकते हैं जब आपका इन डेप्थ नॉलेज हो, जब आपने समझा हो चीजों को। तो हमें अपनी अप्रोच ये रखनी पड़ेगी कि हम कॉज पे जाएं, कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, ठीक है ना। अब जैसे शुरुआत में आप लोगों को मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, है ना, तो अब जैसे लॉज ऑफ मोशन वगैरह हम पढ़ाते हैं, फ्रिक्शन पढ़ाते हैं, तो फिर उसमें जो है फ्रिक्शन, बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन जो है वो तो रोकता है मोशन को। फैक्ट ये है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चलते हैं, चल पाते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो है हम क्लास में बताते हैं, उसके बाद बच्चे जो है वो एक्चुअली चल के फील ले रहे होते हैं जैसे पहली बार चल रहे हैं लाइफ में ऐसा देखा जाता है। तो मतलब जो है पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा। ये एग्जाम चैलेंजिंग है नो डाउट, पढ़ने में मजा भी आएगा, दोनों बातें, है ना। अच्छा, एक चीज जो है कि भाई जैसा कि एमएससी सर ने भी कहा मेरे से पहले कि एग्जाम ये रोलर कोस्टर की तरह है, कभी इजी पेपर, कभी टफ पेपर, कभी अच्छे नंबर, कभी नंबर खराब। तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्जाम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो खैर है ही, उसके अलावा आपकी एक मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करता है ना। तो अब उसका क्या है कि बहुत हमारा एंशिएंट विजडम है, हमारे कंट्री का कल्चर आप जानते हैं कि सबसे पुराना है दुनिया में, है ना। गीता में एक बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। क्या मतलब है इस बात का? कर्म करना हमारा अधिकार है, ठीक है ना, फल की चिंता नहीं करनी। तो अब देखिए क्या होता है कि दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें जो है मेहनत करनी है, रिजल्ट आना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट आना है, बहुत स्ट्रेस हो गया, मेहनत करनी है, रिजल्ट आना है, उसमें क्या है बहुत स्ट्रेस वाली चीज लगती है। एक ये है कि हमें जो है रिलैक्स करो, आराम से रहो। अब आराम से रहो तो यूं लगता है कि मेहनत ही मत करो, पड़े रहो। तो अब इसमें क्या है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको मोटिवेटेड रहना है किस चीज के लिए? एफर्ट के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। और आपको सेटिस्फाइड रहना है अपने रिजल्ट से, एफर्ट से सेटिस्फाई नहीं होना, ठीक है ना। ये क्या है कि कई बार लोगों को थोड़ा सा एक ये आयरनी लगती है, एक विरोधाभास लगता है कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस ले रहे हैं तो परेशानी होती है दिमाग में, है ना। और ये है कि अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए तो फिर मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए। तो दोनों चीजें हैं, आपको जो है अपनी मेहनत के लिए तो पूरा मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेटेड रह के मेहनत करनी है बिना रिजल्ट की चिंता किए, ठीक है ना। एक टेस्ट में नंबर खराब आ गए तो ये नहीं पढ़ना छोड़ देंगे। और बल्कि ये मैं ये कहता हूं कि टेस्ट तो खैर बात की चीज है, कई बार ये होता है कि हम जो है होमवर्क देते हैं, है ना, हर क्लास में शुरू वाली क्लासेस एक दो हो सकता है ना दें, उसके बाद से आपको रेगुलर होमवर्क मिलेगा। तो रेगुलर होमवर्क देना भी क्या है कि मतलब अब मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ टीचिंग मानते हैं। फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुना होगा, कोई बताएगा भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सा है? इनर्शिया। कि भाई बॉडी एट रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल नॉट एक्सेलरेट अंटिल एंड अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो उसी तरीके से एक टीचिंग का भी फर्स्ट लॉ है
A student will not study until and unless homework is provided. तो इसलिए जो है आपको रेगुलर होमवर्क मिला करेगा। अब होमवर्क में भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अच्छा दिन हो गया तो आपके काफी क्वेश्चन बन गए, है ना, कभी कभी खराब दिन हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, एक आध क्वेश्चन ही बना। तो उसमें भी ये चीज अप्लाई होती है कि आपको मोटिवेटेड रहे। अब देखो मैं ये बता दूं, स्कूल के और इसके में एक और डिफरेंस पढ़ाई में। स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आंसर आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं बुक में। एक आधा हो सकता है, एक आध कुछ न्यूमेरिकल गलत हो जाए, बाकी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तो आंसर बुक में वो ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये मोस्टली इस तरीके का। हमारे यहाँ का जो होमवर्क होगा उसमें क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, तो कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। जब हम होमवर्क देते हैं तो उसका मतलब समझ लेना आप, उसका मतलब ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। बस इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कितने पूरे सॉल्व होके आंसर आए और नहीं आए, क्योंकि सारे के सारे अधिकतर नहीं आते हैं। शुरू में हो सकता है कुछ कुछ इजी चल रहा हो तो आ जाए, बाद में जो 3-4 महीने बाद की जो सिचुएशन होगी उसमें ये होगा कि आपको होमवर्क दिया गया, मान लो 30-40 क्वेश्चन का, है ना, तो उसमें से 15 हुए, 10-12 आधे अधूरे हुए और बाकी 10 का पता ही नहीं चला क्या हुआ। ऐसी सिचुएशन टिपिकल है, ऐसा होता रहता है। तो इससे हमें डिसहार्टन नहीं होना है कि अरे वो 10 क्वेश्चन तो हमें कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, या वो 15 क्वेश्चन आधे रह गए। इससे हमें डिसहार्टन नहीं होना है। आपको होमवर्क दिया गया, इसका मतलब क्या है, आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। होमवर्क का ये मतलब है। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हैप्पी हो जाओ कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। इस बात की चिंता नहीं करनी कि आंसर फाइनल आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, क्वेश्चन में जितना तुम कर सकते थे उतना करो। क्वेश्चन को तुमने समझा, डायग्राम बनाया, सोचा क्लास में जो पढ़ाया था उससे कौन सी इक्वेशन इसमें लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या जो भी आपने अप्लाई किया, है ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उतना करके छोड़ दो, डन, तुमने अपना काम कर लिया। उसके बाद आपको क्लास में जब आप जाओगे नेक्स्ट क्लास में, तो टीचर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं होमवर्क का ही, तो आपकी अधिकतर डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, अधिकतर चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी टीचर की हेल्प से। लेकिन वो तब समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाओगे। अगर ऐसा हुआ कि आपने 4-5 क्वेश्चन शुरू के थोड़े टफ वाले आ गए और आपने पढ़ के वो छोड़ ही दिया, किए ही नहीं, फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, उस केस में फिर जब टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा होगा तो वो पार्ट आप लूज कर जाओगे, वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसका मतलब ये है कि आपको वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। और ये काम हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस लेवल आपको बहुत हाई चाहिए। क्यों भाई, अटेम्प्ट ही तो करना है ना, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि फाइनल आंसर सही आना चाहिए। ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ के जितना आप कर सकते हो वो करना है, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट करना। ये तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहेंगे और क्लास में जब डिस्कशन होगा उससे सीखते रहेंगे, तो अनडाउटेबली आपकी प्रोग्रेस होगी और आप इंप्रूव करके कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए 2 साल के अंत में निकाल लेंगे। जो एमएससी सर बता रहे थे कि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आता है, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि बच्चे जो है मोटिवेटेड रह के आगे तक अटेम्प्ट करते रहते हैं। क्वेश्चन हो नहीं हो, एग्जाम चैलेंजिंग है, ये ध्यान रखो। मैंने शुरू में बताया था 40-50% आ गए तो बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया। ये ठीक है ना। चलिए, काफी बोल लिया मैंने, काफी दिनों बाद बोल रहा था, ज्यादा बोल दिया शायद। चलिए, तो थैंक यू। इन्हीं बातों को कह के मैं विराम देता हूं अपने शब्दों को। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि अपनी इस जेई की जर्नी के दौरान में एकेडमी के लिए किस तरीके से बिहेव करना है। अभी सर
क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बीच में देखा कुछ एक लोगों ने अपना मोबाइल उठा के बहुत शॉर्टकट तरीके से सोचे थे चलो आंसर निकल जाएगा वहाँ से, है ना। तो ये मोबाइल भी कई बार बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कोटा में यहाँ पर हैं तो किन चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ पे रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए स्टूडेंट्स हमें करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, और साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान उनको रखना है। तो मैं इनवाइट करूँगा हमारे मेस के डायरेक्टर विकास गुप्ता सर से कि स्टूडेंट्स को डूज एंड डोंट्स के बारे में कुछ। मैं बस कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूँगा, जिसमें पहला पॉइंट प्रशांत ने अभी भी कन्वे किया। क्या होता है कि बच्चे जो है ना आजकल, सबसे पहला तो क्लास ख़त्म होती है, मैं कोरोना के पहले की बात करूं, जब तक आप कह सकते हो कि कोटा से भर भर के रिज़ल्ट आया करते थे, है ना। टॉप 100 में एक इंस्टीट्यूट से 10 स्टूडेंट्स इस तरह का रिज़ल्ट हुआ करते थे। तब उस वक्त क्या माहौल था कि क्लास ख़त्म होती थी, क्लास के बाद में कुछ अच्छे बच्चे तो क्लास के अंदर ही बैठे रहते थे और कुछ बाहर चले जाते थे, कोई कुछ स्नैक्स खा रहा है या, और कुछ बच्चे क्लास के अंदर बैठ करके उसी चीज़ को देख रहे होते थे कि सर ने जो पढ़ाया इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स पर डाउट है, उनको पढ़ रहे होते थे। और वो पढ़ करके वो 2-3 फ्रेंड्स आपस में डिस्कस भी करते थे, मतलब वो समय का इस तरह से इस्तेमाल करते थे। और अभी क्या है, क्लास खत्म होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे का तो पता नहीं उस क्लास के बीच में कितना मिस हो गया, वो तुरंत भागता हो जाता है गैलरी में, वहाँ पर व्हाट्सएप खोलता है और मैसेजेस रीड करता है, और इनफैक्ट क्लास के बीच में भी 1-2 ट्राई कर लेता है वो। तो मतलब वो 1.5 घंटे उसके लिए जो है ना वो उसका लॉस हो रहा है मैसेजेस पढ़ने में। तो एक बात तो हमको इस बात को ध्यान में डालना है कि ये जो 2 ईयर्स है यही सब कुछ है ना। ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये सब तो खाली लोग जो होते हैं ना ये उनके काम है। आप देखना किसी साइकिल की दुकान पे जाना, जब पंचर लगाता है वो पूरे टाइम बैठा मोबाइल ही देखता रहता है, तो ऐसे लोग ये काम करते हुए अच्छे लगता है। लेकिन जिनके पास काम है उनके पास फुर्सत नहीं होनी चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि क्लास के बाद जो सबसे पहला यूज़ होना चाहिए वो आपका अपने ही पढ़ाई हुई चीज़ों को देखने के लिए होना चाहिए, उसके बाद कुछ और करेंगे हम। अब जैसा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चों में पेशेंस कम होता जा रहा है ना। अभी आपने कहा ना कि सर ने सवाल पूछा और आपने मोबाइल पे उसका जवाब ढूंढना शुरू कर दिया, तो यही सेम हैबिट बच्चों की बन चुकी है कि यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं होमवर्क में, बस वो क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने बाद नहीं बना गूगल कर लिया, है ना। या फिर जो आपको बुक्स बताई गई हैं रेफरेंस बुक्स कि ये आपकी ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, आपको ये खरीदनी है, आप उनको तो खरीदोगे, हो सकता है उसमें हो सकता है एक आधा बुक ना भी खरीदो, और किन बुक्स को परचेज करोगे, वो जो पूरी फुल्ली सॉल्व बुक्स आती हैं जिनमें एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। तो मुझे जो बुक्स लेनी है वो यही लेनी है जो इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हम कोई और बुक्स लेने की सोचते हैं कि मुझे कुछ और भी लेना है, तो वो आपका स्टेज तब आता है जब आप मेरे यहाँ के दिए हुए कंटेंट को 100% कर चुके हो ऑन योर ओन, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर मेरा सब कंप्लीट हो गया, ये सारी बुक्स आपने दी थी ना ये सब मेरी कंप्लीटेड है, मेरी शीट्स कंप्लीटेड है, मैं और क्या करूँ। तब आप आकर के पूछो, हम आपको उससे बहुत अच्छी बुक्स बताएंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी हमें ढेर नहीं लगाना है, और जिन सॉल्व बुक्स को आप रेफरेंस यूज़ करना चाहते हो उससे सबसे अच्छे सॉल्यूशंस तो हमारे शीट्स के ही हैं। वो आपको मिले हुए नहीं है तो क्या हुआ, जब आप शीट को अटेम्प्ट करके क्लास में आओगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्कशन मिलेगा उससे बेहतर तो किसी बुक में सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आपको आइडिया देते हुए कि इस प्रॉब्लम में ये करेंगे, क्यों करेंगे, ये थॉट मुझे कहाँ से आया, इतनी डिटेल कौन सी बुक लिखेगा, है ना। अगर ऐसी लिखेगा तो उसको तो एक
2-3 चैप्टर के लिए जो है ना एक बुक कम पड़ जाएगी। तो यहाँ से अच्छे सॉल्यूशंस है ना, थ्योरी ये आपको नहीं अवेलेबल है। तो मुझको ईजिली किसी भी सोर्स पर जाकर स्विच नहीं करना है कि मैं अपनी तरफ से सर्च करूं क्वेश्चन। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको रखो, 1 से 2 अटेम्प्ट करो, 1 अटेम्प्ट करो, 2 अटेम्प्ट करो, नहीं आए क्लास में आकर के पूछो। और क्लास में आकर के आपको रेगुलरली होमवर्क डिस्कस होता है। आज होमवर्क दिया है, 2 दिन बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कशन होगा, तो सारे प्रॉब्लम्स को आपको आंसर मिलेंगे। अब तो जैसा मैंने कहा कि एक सोशल मीडिया और एक अपना ये बुक्स को लेकर के, और मुझे लगता है कि एक पॉइंट और मैं कन्वे करना चाहूँगा होमवर्क को लेकर के ही, दूसरा पॉइंट भी है। बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं, थ्योरी बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना, थ्योरी के नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन ईयर एंड में आकर के उनसे कहा जाए कि रिवीजन करना है, तो अब वो रिवीजन करने के लिए अगर मैंने उनको कह दिया कि अपनी शीट्स को तो रिवाइज करो, तो पता पड़ता कि वो शीट्स के सारे प्रॉब्लम उन्होंने सब रफ में कर डाले, और वो रफ सारे पन्ने अब इधर उधर, कुछ भी उनके पास में अवेलेबल नहीं है। अब अगर शीट रिवाइज का मतलब है उनके लिए वो बिल्कुल दोबारा से सॉल्व करने वाली सिचुएशन, तो ऐसा मत करो। शीट्स को सॉल्व करने में डेफिनेटली रफ वर्क करना होगा, लेकिन आप एक रजिस्टर में या इवन शीट में कम से कम उसके जो की पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ करके मुझे पूरा एक बार में बात समझ में आ जाए कि हाँ यार इस प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट लगा है, तो एटलीस्ट वो 2-3 लाइनें कहीं लिख दो कि आई एम यूजिंग सो एंड सो कंसेप्ट इन दिस प्रॉब्लम। भले ही उसके बाद की कैलकुलेशन आपकी पूरी रफ में हो और उसके पन्ने आपके पास इधर उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मुझे पढ़ करके इतना समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम में ये आइडिया लगाने के बाद अब फर्दर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे एंड प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व, तो उतना बहुत है रिवीजन के लिए। तो जब हम रिवीजन करते हैं तो उस वक्त सबसे अच्छा रिवीजन होता है कि जो प्रॉब्लम्स हमने खुद ने पहले सॉल्व कर रखे हैं उनको देखना, क्योंकि उनको देखने से मेरा एक फ्लो वापस आ जाता है। मैं अपनी की हुई चीज़ों को ही देखता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा समझ आती है बजाय किसी और की हुई चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं अपनी की हुई चीज़ों को देखकर एक बार वापस मुझे सब्जेक्ट का फ्लो आ गया, सारे टॉपिक्स का फ्लो आ गया, उसके बाद में आप अनलिमिटेड नए प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आप मेंटेन करें सॉल्यूशन रजिस्टर्स, जिसमें मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम की 6 लाइन्स संभाल कर एकदम अच्छे से लिखी है ना, वो डिजायर्ड नहीं है। ओनली 2 लाइन्स बस, हो सकता है कई प्रॉब्लम में ओनली 1 लाइन। तो आई थिंक ये कुछ अच्छी बातें ध्यान में रखेंगे अपन साल भर, और आई एम श्योर कि कोटा से हम डेफिनेटली ब्राइट रिजल्ट लेकर के जाएंगे। सो थैंक यू। थैंक यू सर। 4 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ था, काफ़ी देर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत थके से महसूस कर रहे हैं। कई बार क्लास के दौरान भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, और क्लास के दौरान कई बार जो बच्चे थके महसूस कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक बीच में एनर्जी का डोज दिया जाता है, और जब अवस्थी सर की क्लास चल रही होती है तो एनर्जी का डोज बहुत ही शानदार होता है। तो मैं चाहूँगा, नरेंद्र अवस्थी सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को अपनी इस जर्नी के दौरान में किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है, उसके लिए कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नरेंद्र अवस्थी सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नरेंद्र अवस्थी सर। Honorable parents, directors and dear friends, लगभग 45 मिनट से ज़्यादा हो गए आपकी क्लास होते होते। इसमें मैं देख रहा था कि कुछ व्यक्ति, कुछ अच्छे इंसान ईश्वर से सीधा अपना कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे।
उसका मतलब था धीरे धीरे वो वापस दुनिया में आ जाते हैं, तो कनेक्ट करते हैं, फिर वापस लगता है कि नहीं अभी हाल फिलहाल इसी दुनिया में आपको काफी समय रहना है। हर व्यक्ति को मेरा मानना होता है कि कलयुग में 80-90 साल तो जीना चाहिए, थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं भी लगभग 80-85 ईयर जीना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। मुस्कुराइए, आप वाइब्रेंट में है, स्माइल प्लीज। बच्चों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस 2 ईयर की जर्नी में, मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिवली कि आप में से कोई व्यक्ति फेल नहीं होगा। आपको मालूम होगा जी एडवांस में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, एक बार फेल होने के बाद ही आप जेई दोबारा दे सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे नए सेशन में आते तो उनके अंदर इतना जोश होना चाहिए कि सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने में कोई बुराई नहीं। तो इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो मैं बोलूंगा वो है आपका खुश रहना। अगर आप खुश नहीं हैं, मान के चलिए सब बेकार है जीवन। अंत में क्या होगा आप देख लीजिए, बहुत सारे इंडिया में एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस आप सिविल सर्विसेज से बन जाएंगे, सी का एग्जाम अलग होगा, आईएम का अलग है, आईआईटी का अलग है, बहुत सारे एग्जाम है। कई पर्संस जो अच्छे एकेडमिक रखते हैं, जो इनफैक्ट हिंदुस्तान के बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस भी बने, बट आप उनकी लाइफ का एंड देखेंगे तो अच्छा नहीं हुआ। बहुत बेसिक चीज जो उनकी लाइफ में गायब थी, शायद जो मैं थोड़ा बहुत जिन लोगों को स्टडी किया, वो होता है खुश रहना। आपको सबसे पहले खुश रहना आना चाहिए। आपको पहले क्या बनना है मुझे नहीं पता, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो दिख रहा है मुझे, ये क्लियर अब हो गया कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना, और अच्छा इंसान बनने से पहले मुस्कुराना सीखिए। पहली क्वालिटी यही आनी चाहिए। कोई आपको देखे तो उसके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। आप ऐसे आ रहे हो सुबह क्लास में, तो देखते टीचर के टेंशन हो गई, उन्होंने कहा यार ये कहाँ आ रहा है। मैं तो क्लास में क्या बोलता हूँ, मैंने कहा भाई आप क्लास में पढ़ने आए हो सुबह सुबह, या अगर आफ्टरनून में क्लासेस होती है 11th की, तो उस समय लगना चाहिए कि आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी। इस एनर्जी को मेंटेन करना अगर हो आपको, तो मुस्कुराना तो एक अलग बात है। अब एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपको मानता हूँ 11th क्लास के बच्चों को 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में, बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है अगर वो करने का शौक है, पहली बात तो कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें बहुत वाइड रेंज पे लेके जाऊंगा। किसी को थोड़ा सा रनिंग करने का शौक है, किसी को केवल स्ट्रेचिंग करने का शौक, किसी को इनफैक्ट कोई कहता मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, वॉक कर लीजिए। केवल वॉक करने का, अगर वॉक भी नहीं करते स्ट्रेचिंग करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए। वो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट का एक ऐसा ड्यूरेशन बोल रहा हूँ जिसमें आप स्टडी के अलावा अपने आप को समय दे रहे हैं। अगर आपको इनफैक्ट मान लीजिए फोन पे पेरेंट्स से बात करके बहुत खुशी मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने थॉट्स को, आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको शेयर करना आना चाहिए। इस लाइफ में अपने को पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी आप अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, बट समाज के साथ में भी अपने आप को एक ढालना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अभी तो उम्र कम है तो इसमें आराम से थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिए, है ना। ये अब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव, वही टेंशन का काम है। आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बड़ी उल्टा चीजें आती हैं, अनफॉर्चुनेटली आप सब पढ़ते हैं, सब समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। कई लोग उस पर बोलना पसंद नहीं करते। मुझे किसी भी टॉपिक पे बोलने में कोई शर्म नहीं आती। टॉपिक अगर अच्छे हैं तो बोलिए, डिस्कशन करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू होती है स्टूडेंट के साथ में, जब वो अपने अंदर क्या चल रहा है इसको शेयर करना बंद कर देते, खुश रहना बंद कर देते हैं। किसी पता ही नहीं क्या टेंशन क्रिएट हो रही है, वो ना तो टीचर को बता रहे ना पेरेंट्स को बता रहे। तो मैं आपको गाइड करूंगा, सबसे पहले स्माइल प्लीज। अगर धीरे धीरे आपको, कुछ व्यक्ति बहुत धीर गंभीर होते हैं, कुछ लोग कम हंसते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे इंसान नहीं। विजय सर होली दिवाली भी हंसते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समझ रहे हैं आप। तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे इनको हंसाने में जो खुशी मिलती है, आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी खुशी मिलती है। मुझे बहुत मजा आता है इनको ऐसे ब्रदर छेड़ने में, मस्ती करने में, इनके साथ में। अपने अंदर का बचपन कभी मर ना पाए, ये मेरी बात जीवन भर ध्यान रखना। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, आपके अंदर का बचपन अगर मर गया ना, तो आप मानना आप इंसान नहीं बचे। आप केवल एक लाइफ को ढो रहे हो, जिसको बोलते हैं कि बस ठीक है समय के हिसाब से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब ऐसा होगा वैसा होगा। आगे से आगे प्लानिंग होती है, पेरेंट्स से पूछ लीजिए। अभी आप कॉलेज में, अभी तो आप केवल तैयारी कर रहे हैं कोचिंग, इनके दिमाग में भी चल रहा है कौन से आईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, बिट्स में जाएंगे। उसके बाद जब चले जाएंगे, फिर उसके बाद इसकी सीजीपी कितनी आएगी, इसका किस कंपनी में सिलेक्शन होगा, क्या पैकेज लगेगा, उसके बाद आप इसकी शादी कब करेंगे, शादी उसके बच्चे कब होंगे, फिर उनकी शादी कब करेंगे। अरे ये तो पूरी प्लानिंग चलती रहती है लाइफ में। हिंदुस्तान में
अपने यहाँ सोचने की कोई कमी नहीं है। ज्ञानी लोग यहाँ से लेके सड़क पे सब जगह मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा आजकल एक और ज्ञानी है व्हाट्सएप ज्ञान, व्हाट्सएप पे बड़ा ज्ञान फैलता रहता है। तो सर ने बोला ना आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, अगर बिल्कुल दूर रहना संभव नहीं तो उसको मिनिमाइज करिए। हमारे खुश जो आदमी जब खुश रहना चाहता है ना तो इसमें मोबाइल का होना कोई जरूरी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई जरूरी नहीं होता है। मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा था एक्चुअल में, जिसको मैं थोड़ा सा भी टाल गया, वो ये होता है कि आप एक बार ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सर ने बताया आपको लो स्कोरिंग एग्जाम है यार, यहाँ पे 25-30% मार्क्स लाने वाले जी एडवांस में डिपेंड ऑन ईयर पेपर स्टैंडर्ड आईआईटी में सिलेक्शन होता है 30%। आप जानते हैं अगर आपके बोर्ड में 30% आएंगे तो मम्मी की चप्पल या पापा के जूते भी खुल सकते हैं आपके ऊपर। मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, सीरियसली ना लें। अगर आपके बोर्ड में 30% मार्क्स आ जाए, 40% मार्क्स आ जाए, अभी हमने सर ने पूछा 80% कितना के मार्क्स है 9th क्लास में, अभी 10th में किसी बच्चे के 40% मार्क्स आ गए, गया काम से। घर में 2-4 दिन माहौल अलग ही रहेगा, यस और नो। लेकिन यही 40% मार्क्स जो आपके जी एडवांस में आएंगे और जब रिजल्ट आएगा और आपकी रैंक आएगी जिसमें आपको आईआईटी के अंदर सीट मिलनी चाहिए, तो घर का माहौल ही अलग होगा, घर का माहौल ही अलग होगा। मैं भी जब मेरी बेटी का रिजल्ट आया था तो उसका पेपर किसी वजह से खराब हो गया था जी, मैंने उसने बहुत अच्छा दिया, एडवांस खराब हो गया, बिट्स बहुत अच्छा दिया, तो मैंने उसको समझा रखा था लाइफ है, वो रोने लगी पेपर में। ये बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। आपने तैयारी करी, आपने एफर्ट लगाया, रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं, बट ठीक है अच्छी रैंक आ गई, मतलब जो चाहिए थी लगभग ठीक है। आईआईटी में पढ़ रही हैं, सर का बेटा भी पढ़ रहा है, एक सर के बेटे पहले पढ़ चुके हैं, मेरी भतीजी मतलब सर की बेटी भी है यहाँ पे, मेरा बेटा भी ऑलरेडी वाइब्रेंट में पढ़ रहा है। इन सब चीजों से मैं एक्चुअली बहुत वाइड स्पेक्ट्रम को बड़ी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बहुत पॉजिटिव थॉट पे चलना पड़ेगा। पहले मैं पेरेंट्स, बहुत शॉर्टकट में बात करता हूं, आप बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी जगह पे जब हमने एडमिशन कराते हैं तो उससे पहले अपने बारे में या आपने अपनी सारी जो रिसर्च है वो कर ली होंगी। निश्चित रहें आप, कोई भी फादर या मदर अपने बेटे बेटी या भतीजे या भांजी को गलत स्कूल में एडमिशन नहीं करवाता है। हम सबके बच्चे यहीं पढ़े हैं, सबके बच्चे यहीं पढ़े हैं जिन्होंने आईआईटी की तैयारी की, जिन्होंने साइंस लिया, ठीक है ना। तो आप भी उनमें से एक है हमारे लिए। आप आराम से बहुत कंफर्टेबली कूल होकर आराम से स्टडी करिए। आपको एकेडमिकली हम क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में गाइड करेंगे, और ये मानकर चलिए कि एक साल में कम से कम 30-40 घंटे तो मैं ही गाइड करूंगा आपको अकेले, बाकी तो अलग। समझ रहे हैं आप? तो वो धीरे धीरे जर्नी चलेगी अपनी। पेरेंट्स को मैं केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके बच्चे आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया नहीं बनने चाहिए। आप लाइफ में जो नहीं कर पाए आप उम्मीद ना करें बच्चे से कि वो मुझे हर हालत में करके दिखाएगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसको मोटिवेट करिए, एप्रिशिएट करिए पढ़ने के लिए, हर स्टेप पर उसका साथ दीजिए। उसकी सक्सेस हो फेलियर हो, देखिए पेरेंट्स को मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको स्ट्रेच नहीं करना है बहुत ज्यादा। तेरी यही रैंक आनी चाहिए, इसी रैंक के बारे में, यही कॉलेज चाहिए, यही ब्रांच चाहिए। नो, मैं थोड़ा हंसी मजाक करता हूं। मैंने बेटे को पहले बोला एक में टेंशन नहीं लेनी, अपने को शुरू के रैंक के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे मालूम है उसके आनी नहीं है, तो पहले से बोल दो उसको, अपने को शुरू की 100-200 और उसको वाइड कर दो, 500 रैंक में अपने को नहीं चाहिए। इसके बाद में कोई भी रैंक आएगी चलेगा, टेंशन फ्री। वो हंसने लग जाता है कि पापा 1000 रैंक मजाक होती है। मैंने ये कहा केवल कि शुरू के 100-200-500 रैंक के बारे में सोच ही नहीं रहे, टेंशन फ्री। आपको हंसी मजाक की चीज से ये सीखना चाहिए कि मुझे ये सोचना है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होना चाहिए। रैंक आपके हाथ में अभी हाल फिलहाल नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जब हिंदुस्तान में 2 साल बाद आप एग्जाम देंगे तो कितने लाख बच्चे बैठेंगे। मैं मान लेता हूँ ऑलमोस्ट 14 लाख अपेयर होंगे, लगभग 70,000 सीट्स हैं अभी। ये सीट्स थोड़ी सी इंक्रीज होती हैं, कई कॉलेज अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो 14 लाख में 14 लाख में से लगभग अब उस साल 2 साल बाद कितने बैठेंगे मुझे भी नहीं मालूम, नंबर बढ़ ही रहा है। 14 लाख में से लगभग 17,000 सीटें हैं, 17,000। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम का क्या लेवल रहना चाहिए। कुछ भी ज्यादा बोलने की इस पर जरूरत नहीं है। आप सिंपल मैथ्स लगाइए, 14 लाख का 1% कितना होता है? बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, 1% बोली फटाफट। अरे यार तो इजी क्वेश्चन भाई,
14 श्योर। तो इसका मतलब लगभग मुझे 1% मानना पड़ेगा, स्पेशली उनको जिनके पास रिजर्वेशन नहीं। हाँ या ना? तो 100 में से इसका मतलब 1 का सिलेक्शन होगा और 99 का जेई एडवांस क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं बच्चे वो खराब है जिनका क्लियर नहीं हुआ, नंबर ऑफ सीट्स कम है। आप ऐसा सोचो कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, वो जो बच्चा 1 या 2 नंबर से रहेगा क्या वो जीवन में अच्छा नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे ताऊ जी समझते हैं, पापा के जो एल्डर ब्रदर है, उनके जो पोते हैं, उनका वो वाइब्रेट में पढ़े थे, उनका जेई मेन में 5 नंबर से वो रह गए थे। एक क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिया, आप सिंपल समझो, कोई बात नहीं। एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिया, जेई मेन में भी आपके नंबर कम आते तो भी आपका एडमिशन ठीक ठाक कॉलेजेस में हो जाता है। चंडीगढ़ से पढ़ा। अब एक जो आदमी थॉट होती है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा या अच्छी कंपनी होनी चाहिए, फॉरेन जाऊंगा, नाउ ही इज इन नीदरलैंड, अभी नीदरलैंड में है। तो उसने जो सोचा उसको मिल गया, जबकि वो जेई मेन में फेल हो गया। तो मेरी बात समझने की ट्राई करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कई चीजें हमें नहीं मालूम होता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत टेंशन नहीं लेनी अपने को। जेई मेन एडवांस, जेई एडवांस टफ है तो है, उसकी टफनेस पेपर की स्टैंडर्ड की वजह से भी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से भी है, या नंबर ऑफ सीट्स की कम होने की वजह से भी है। नीट का एग्जाम आप जानते हैं, नीट का एग्जाम जेई मेन के लेवल से भी इजी होता है। ये आपको खुश रखने के लिए बता रहा हूं और ये रियल ट्रुथ है। नीट का एग्जाम जेई मेन के पेपर से भी इजी होता है। जेई मेन के पेपर उनके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्यों डिफिकल्ट माना था वो आप सब समझदार हैं। वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्रॉब्लम तो वही है। उनके वहां फुल में से फुल मार्क्स लाने पड़ते हैं, हमारे यहाँ फुल में से फुल आज तक इतिहास में किसी का आया नहीं एडवांस में। सब गलत तो नहीं बोलना चाहिए सर, आसपास ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है अपने। तो अपने यहाँ 30-40% की बहुत वैल्यू, नीट में वैल्यू नहीं है, जगह का फर्क है। इस चीज को समझना है। पापा मैं आपको डांटेंगे इसलिए पहले बता रहा हूं, 30-40% जी एडवांस के पेपर में आते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। तो पेरेंट्स प्लीज इस बात को समझ जाना। उन्होंने बोला पहले ही पता लगा कि 40 मिनट नंबर है तेरे, दे दमादम शुरू हो गए। और उसने जी एडवांस का पेपर दिया था भाई, उसके जो मार्क्स आ रहे थे उस दिन, मान लो 144 आए, सपोज करें 360 का पेपर है, तो उसकी रैंक ठीक आती, उसको जेई में मतलब आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो हमें बहुत सारी चीजें भी क्लास में सीखने को मिलेंगी। अभी तो हाल फिलहाल जो आपको थॉट प्रोसेस में रखना है वो है कि मेरी इस जर्नी में मुझे एक तरह से डेविएशन शो नहीं करना है कुछ पॉइंट्स में, कुछ चीजों पर बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा आप इस स्टडी के अलावा किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की बात करता हूं, आपको दौड़ने का, किसी को खेलने का बहुत शौक है, अभी वो समय नहीं, क्योंकि आप ज्यादा खेलेंगे थक जाएंगे तो स्टडी का इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको बोलूं 4 घंटे रोज दौड़ो तो प्रॉब्लम है, समझ रहे, आप थक जाएंगे। तो इसलिए 30 मिनट से 60 मिनट तो लास्ट है बस। कोई टीटी खेलता है, हमारे टीटी की टेबल भी रख रखे आपके खेलने के लिए, डोंट वरी, वी आर स्पोर्ट पर्सन, आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, साथ साथ एक और बैठे वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। तो लेकिन हमें बोलते हैं कि आप थोड़ा खेलो, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फिटनेस देगा फिजिकली एंड मेंटली। जब आप 30 मिनट, मान लो कि बच्चे बोलते हैं मेरे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वेरी गुड, तू मेडिटेशन कर, तू स्ट्रेचिंग कर, तू पापा मम्मी के साथ में, मम्मी कई बच्चों की मम्मी साथ में रहती है, आप डिनर के बाद थोड़ी देर वॉक करिए मम्मी के साथ में, आधे ज्ञान तो वहीं से मिल जाएंगे। अरे मम्मी के साथ घूम रहे हो तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, शांति सुनो। पापा ही नहीं बोलते तो आपको तो फिर क्या बोलो, सुनो आराम से मम्मी क्या बोल रही है, बहुत ज्ञान देंगे आप। काम की बातें निकाल लिया करो, ज्यादा चीजों को सीरियसली मत लिया करो। मम्मी जो भी बोले बुरा नहीं मानना चाहिए, पिटाई भी होती है किसी पिटाई कभी लाइफ में, वेरी गुड, मेरी लगभग रोज होती थी, उसी वजह से मैं आज यहाँ हूं, समझ रहे हैं आप। खैर इनके बारे में क्लास में बाद में बात करेंगे, फील थोड़ा ज्यादा लाइट एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो आप तो इस जर्नी में कुछ चीजों का ध्यान रखना जो मैं बोलने वाला हूँ। एक प्रसंग था महाभारत में कर्ण का, अर्जुन का, और भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि जो कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, महारथी कर्ण बोला जाता था, वो भगवान परशुराम के शिष्य थे, जबकि अर्जुन भगवान परशुराम के शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं सही हूँ, आप अपनी देख लेंगे। तो फर्क आ रहा है, बात समझ रहे हैं। दो ब्रदर हैं और एक डायरेक्ट भगवान परशुराम के शिष्य और एक उनके शिष्य के शिष्य।
लेकिन जब एंड हुआ, आपको मालूम है, सबको पता है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में, तो एक कमी के बारे में जब बात हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के लिए एक बात कही, बहुत इजी वर्ड्स में बोल रहा हूं आपको मैं, कि कर्ण की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये थी कि इसने अपना कंपैरिजन सदैव अर्जुन से किया। आपको इसी चीज से बचना है, मुझे किसी से अपना कंपैरिजन न करना है, न करवाना है, ये ध्यान रखना। जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। मैंने बोला ना सबसे पहले मुस्कुराना, अब मुस्कुराना तो ठीक है, आगे क्या करना है सर? आगे दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आएगी वो ये कि अपने को अपना कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना है। जलन इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति को अपने साथ पढ़ने वाले या और साथ पढ़ने वाले बच्चों से जलन, ईर्ष्या, जेलसी हो सकती है, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता हो, उससे बचना है। कर्ण की प्रॉब्लम ये थी कि पूरे टाइम वो अपने आप को उससे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने में उसका जीवन लगभग चला गया। वो ऐसा नहीं था किसी भी चीज में उनसे कम थे, बाकी तो उनकी अलग हिस्ट्री है कि बिल्कुल उनको श्राप वगैरह मिले थे, अलग चीजें, लेकिन उन्होंने हर बार अपना कंपैरिजन जीवन का बहुत बड़ा समय अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा दिया था। वरना अगर आप उनके बाद डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं भी अर्जुन से 1% भी कम नहीं थे। उनके बड़े भाई भी थे और कोई भी ऐसी धनुर्विद्या नहीं थी जो उनके पास नहीं थी, क्योंकि भगवान परशुराम के शिष्य थे। लेकिन उनके पास एक थॉट नेगेटिव चला गया, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई वो अपना कंपैरिजन दूसरे से करने लगे, वही गड़बड़ हो। तो अपने को अपना कंपैरिजन किसी से यहाँ पे नहीं करना है। एक और बात, हम जब कोटा शहर में रहेंगे तो यहाँ हम यारी दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे 2-4 दोस्त या 2-3 दोस्त, 1-2 दोस्त होने चाहिए, बस ये नंबर बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ध्यान रखें, जीवन के लिए कहा जाता है कि अगर आपके मरते वक्त 5 भी अच्छे दोस्त हैं तो इसका मतलब आपका जीवन बहुत शानदार है, सफलतापूर्वक आपका जीवन जिया। अगर आप मरते वक्त 5 अच्छे दोस्त हैं तो सच्चे दोस्त जिनको बोलते हैं, नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, कोटा में जब आएंगे तो यहाँ पे यारी दोस्ती में ज्यादा समय खराब नहीं करना है। स्टडी करिए, घर पे जाइए, इन दोस्तों के साथ में जो आपके साथ में उठते बैठते रहेंगे क्लासेस में, हाय हेलो करिए, उनकी हेल्प लीजिए। कोई टॉपिक, सब टॉपिक में प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प कर दीजिए, यहाँ तक सीमित है। पर्सनल लाइफ पर न जाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा जो पॉइंट है जिस पर आपको अभी शायद नहीं सोचना चाहिए, वो पॉइंट बड़ा क्रूशियल होता है इस एज में, जिस एज में आप आए हैं। वहां पर आपकी एक डायरेक्शन चलेगी तो बेटर होगा, और वो है स्टडी। एक नेचुरल फिनोमिना, मैंने अभी बोल दिया, आप समझ जाएंगे। आपकी फ्रेंडशिप का दायरा ज्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। पूरी लाइफ पड़ी है सब चीजों के लिए। तो आपका जो एक ओरा है, आपका जो दायरा है, ऐसा बोलूंगा, सॉरी, दायरा है, वो बहुत सेलेक्टेड लोगों में होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स से, मैं ऐसा मानता हूं कि इस धरती पे 2 इंसान ऐसे जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक को पापा मम्मी बोलते हैं, दूसरी को माँ या मम्मी बोलते हैं। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कितनी बुरी स्थिति में आप आ जाओ, इनसे आप हेल्प लीजिएगा, हाँ हो सकता है आपकी कुटाई पिटाई हो जाए, आपकी गलती को देखते हुए, अपराध को देखते हुए, अंत में आपका साथ देंगे, अंत में आपका साथ देंगे। तो ये धरती पे जीते जागते भगवान की फॉर्म है। इनसे शेयर करिए। कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुल के बोल दो। कभी अगर मान लीजिए एक बच्चा ऐसा बैठा है जिसका सेशन के एंड में 5% नंबर नहीं आ रहे, वो बोलता है मेरे बस की नहीं आई, बेटे मैं बोल रहा हूँ मुझसे बोल देना, बाकी सर से बोल देना, पेरेंट्स से बोल देना, चले जाना। मैं तो समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसा किसी में होता है, बिल्कुल शेयर करिए ओपनली, क्योंकि इस जर्नी में अगर आप आगे जाके खुशी नहीं रह पाए, आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ IIT JEE की प्रिपरेशन में, या आपको लगता है कि मेरे मार्क्स भी नहीं आते, ना मुझे ठीक से समझ में आता है, तो पहली बात तो हमारी हेल्प लीजिए आप। लेकिन आप अगर, कई बार बच्चे क्या होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, पेरेंट्स से भी बात नहीं करेंगे, कम करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, टीचर से बात नहीं करेंगे, दोस्त है ही नहीं, या उनसे सर्किल उसने लगभग दी एंड कर लिया, तो एकदम आइसोलेट नहीं करना है अपने आप। ये चीज आगे बहुत काम आती है। आज मेरे शहर के अंदर ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, 400-500 फ्रेंड होंगे ड्यू टू स्पोर्ट पर्सन, लेकिन अच्छे दो अलग चीज हो जाती है, समझ रहे हैं आप। अच्छे में फ्रेंड होने में बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं। तो वो बोला मेरे सेलेक्टेड होते हैं। तो अपना सर्किल बहुत छोटा रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं जब आर्मी एरिया में दौड़ता हूँ तो वहां पे एक बड़ी अच्छी लाइन होती है, मुझे हर साल याद रहती है, हर साल मैं उसको बोलना भी पसंद करता हूँ। आपकी थिंकिंग है, सोच, बड़ा अच्छा वर्ड लिखा होता है वहां पे, सोच से सफलता का मार्ग, सोच से सफलता का मार्ग हौसलों से होके गुजरता है। आर्मी में लिखा, इंडियन आर्मी समझते हैं, जिस पर हम बहुत प्राउड फील करते हैं।
सोच से सफलता का सफर हौसलों से भी गुजरता है। अगर आपका हौसला ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। और हौसला बना रहे उसके लिए कई स्टेप्स होंगे जो हम क्लास में आपको बताएंगे, उनको आप करते रहिए, अपना हौसला पर रखिए। अब हौसले रखने में भी एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड आपने सुना होगा, विल पावर। ये आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे करना है मतलब करना है। ये विल पावर अपनी कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसको स्ट्रांग करने में आप पापा मम्मी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। मतलब मैं मानता हूं कि मदर जो होती है विल पावर आपकी अच्छी रखने में बचपन से आपकी काफी हेल्प करती है। वो आपको तोड़ भी सकती है, तोड़ने मतलब कुटाई पिटाई होती है, वो अलग बात है। विल पावर आपकी जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आपको बहुत काम आती है। और मैंने जो बोला, मैं आपको जो बोल रहा हूं वो सब चीजें मैं खुद करके अपनी लाइफ पे टेस्ट करके देख चुका हूं, उसके बाद मैं आपको बोलता हूं। वरना कई मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, आप देखें कि पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब चल रही होती है। समझ रहे हैं? आपके इंडिया के हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत से लोग 4-5 लाख रुपए लगते हैं कुछ बोलने के 2 घंटे के, उसके बाद उनकी लाइफ देखिए तो खुद ही वो डिप्रेशन। तो अपने पास वो चीज नहीं है। लाइफ में जो सीखा वो आपको बता रहा हूँ, विल पावर। मैं अपना कंपैरिजन कभी किसी से लाइक भी नहीं करता हूँ। इसका मतलब मैं सब अच्छे हैं, मैं अलग हूँ, बस मैं यूनिक हूँ। सब बच्चों को ध्यान है, तुम दुनिया के अंदर जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अपने आप को मान के चलो मैं एक यूनिक फ्लावर हूँ, बस इस धरती पे आया। एक समय तक रहूंगा, 70, 80, 90 साल, 100 साल, आपकी भगवान करे आपकी इच्छा रहे 100 साल जीने की। तो वो जो फूल है उसको 80 से लेकर 100 साल तक अपनी गुड स्मेल को स्प्रेड करना है यूनिवर्स में, बस ये मान के चलिए। आपको बहुत खुश रहने की जरूरत है। मोटिवेशन आपको टाइम टाइम डायरेक्टर से मिलता जाएगा। मैं मोटिवेशनल चीजों पर बहुत देर बात कर सकता हूं, बट अभी टॉपिक पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, समय बहुत कम है, इसलिए मैं कई बार अलग अलग पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से इंटरेक्शन करता हूं पेरेंट्स से। आपने जो सुना है, मैं अभी 2-3 मिनट में अपनी बातों खत्म कर रहा हूं। आपने सुना होगा, आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, देखते हैं। अभी सर ने बोला उसको बंद कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले अब्दुल जी कलाम साहब की बात की, सर आपके ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए। बिल्कुल सही है। अब ड्रीम तो देख लिया ना, मैटर क्लोज, सिलेक्शन इन जेईई एडवांस, ड्रीम कंप्लीट। दूसरी स्टेज है अब आपकी प्लानिंग में हेल्प करेंगे जो सब यहाँ बैठे हैं, और बाकी जो ऑनरेबल टीचर्स हैं जो डाउट सॉल्विंग रूम में बैठते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे प्लानिंग में। ठीक है, जो आप ड्रीम देखते हो कंप्लीट हो चुका है, हो गया ना। सबका सपना आईआईटी में जाने का है भाई, हाँ या ना? ठीक, कंप्लीट ड्रीम तो अभी कंप्लीट है ना। अब क्या बचा है सोचने के लिए? डॉक्टर बनने की इच्छा तो नहीं किसी की, पापा हम जोर से पकड़ लाए, अभी भी चले जाओ। कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मेडिकल तैयारी कराने वाले, डॉक्टर बनने की इच्छा तो अभी भी चले जाओ। लेकिन मैं डॉक्टर बनने की जो इच्छा रखते हैं उनसे 20-30 मिनट अकेले मिलना पसंद करता हूं, फिर उनको मैं इंजीनियर बनाता हूं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था अपने भतीजे का, नीदरलैंड में, जिसका वो पहले डॉक्टर बनना चाह रहा था। भाभी जी ने बोला भैया इसको थोड़ा गाइड करो। मैंने कहा बेटा इधर आओ, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा ड्रीम है बेटा, इधर आओ। तुमको हम पहले 10 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे, और फिर मैं जो बोलूंगा वो 2-3 महीने करके देखना है। नहीं जमता है बिल्कुल आपको फिर डॉक्टर ही बनना है। लेकिन मैं मेरे अनुभव से जो बोल रहा हूं, आप पहले 2-3 महीने वो करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें 11th क्लास में हम ट्राई कर सकते हैं, बाद में नहीं। तो बेटी भी डॉक्टर बनना चाह रही थी। मैंने कहा बेटा मेरी सुन तो ले, अभी वो आईआईटी में बड़ा अच्छा फील कर रही है। डॉक्टर बनना गलत नहीं है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंजीनियर को मैं मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा मानता हूं। इंजीनियर ब्रेन की खाता है, 4 साल के अंदर लाइफ सेट हो जाए, इजी वर्ड्स में बोल रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है। जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कोई, जब तक आप पीएचडी नहीं करना चाहते तो ऐसा कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं, अगर आपको रिसर्च वगैरह नहीं करना, समझ रहे हैं आप। 4 साल के बाद जो एक नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल इंसान सोचता है, उसके हिसाब से ये सबसे बेहतरीन कोर्स है, जिसमें कॉलेज में ही कंपनी आती है जॉब देने के लिए, और निकलते समय इतर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वर्ड यूज करा, इतर पढ़ने वाले जो वहां भी जाके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो अलग तरह के बच्चे। जो पढ़ते हैं, जिनकी सीजीपीए अच्छी होती है, लगभग सारे बच्चे के पास जॉब लेटर होता है आईआईटी 3rd ईयर के लगभग एंड में। कितनी बड़ी सिक्योरिटी आप समझ रहे लाइफ के अंदर, कि आपके कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि आप हमारे सेलेक्टेड हो, आपका पैकेज 12 लाख का है, 15, 20, 25, 50 लाख, जो भी डिपेंड ऑन कंपनी स्टैंडर्ड, वो होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? 4 साल के अंदर ये सब चीजें आपको मेडिकल में नहीं मिलती।
उसके अपने प्लस माइनस है, हमारे प्लस माइनस, क्लास में बात करेंगे उस पर कभी क्लास में बात करेंगे कि जब हम लाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, हंसी खुशी की बात करेंगे। जो मैं आपसे बात कर रहा था ड्रीम के बाद अगला क्या बोला था मैंने? प्लानिंग में हम आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। लॉन्ग जर्नी है, खुश रह के पढ़ाई करिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव थॉट बनाए रखिएगा। कभी नेगेटिव थॉट आए तो मेरे से मिले ना, नेगेटिव थॉट निकल जाएंगे, मिलेगा। नेगेटिव थॉट सबके पास आते ही नहीं, सही से बताना मेरे को, सब सही से बताओ। नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में, पेरेंट्स से पूछ रहा हूं, आपकी लाइफ में आप सही से बताना, आपको नेगेटिव थॉट आते हैं कि नहीं आते? कभी सही से बताओ। आते हैं। इनका जीवन का अनुभव मुझसे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, बराबर होगा, ज्यादा होगा। नेगेटिव थॉट को रोकने के लिए एक ही फिर थॉट आएगा, वो है पॉजिटिव। मतलब आप नेगेटिव थॉट को रोकने के लिए केवल एक चीज से रोक सकते हो, वो है पॉजिटिव थॉट। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरते रहिए, तो नेगेटिविटी कम होती चलिए, अपने आप निकल जाएगी। और अगर आप नेगेटिव थॉट पर सोचना स्टार्ट कर दे 1 2 3 4 5, फिर धीरे 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 अलग अलग फॉर्म में वो एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं कौन कौन से फॉर्म में भी बाहर आएगी। तो अपने को पॉजिटिव थॉट रखते हुए आगे चलना है। अब सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट होता है सक्सेस, ड्रीम से सक्सेस के बीच में प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये आपको क्लास में डिटेल बताएंगे। अभी सर ने बोला था, मैं उसको शॉर्टकट में 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। केवल आपको हमेशा ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनको रेगुलर क्लासेस करना है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो तो डॉक्टर से डिस्कशन करके टैबलेट वगैरह लेकर क्लासेस कवर करिए। मेडिकली अपने आप को फिट रखिए। मेरे को अपनी इस एकेडमिक जर्नी में मेरे को लगभग मोर देन 20 इयर्स हो गए। मैंने आज तक अपनी कोई भी क्लास अपनी बैड हेल्थ की वजह से ऑफ नहीं की है। मेरे किसी भी साथी को भी याद नहीं आएगा जीवन में कि उन्होंने सोचा सुना हो कि अनिल सर क्या तबीयत खराब है, क्लास ऑफ है। 20 ईयर से ज्यादा मुझे हो चुके हैं। मेडिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। और अगर कभी कभी तबीयत हमारी भी खराब होती है, मुझे फीवर आता है, मुझे भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी के समय के हिसाब से, टैबलेट लीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और क्लास में आकर मैं अपनी बीमारी को भूलता हूं। अगर हल्का फीवर हो रहा है, 101 फीवर है, कोई बात नहीं, आप टैबलेट ले लीजिए। टैबलेट किस लिए बनाई? डॉक्टर के कब काम आएंगे? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो आप अगर सोच लेंगे मुझे फीवर आ रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं आज नहीं जाऊंगा, हो गया काम। ये नॉर्मल इंडियन होता है। मैंने भी क्या बोला, विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लास करनी है मतलब करनी है। फिर भी अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो आप रेस्ट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, या डाउट सॉल्विंग टीचर की हेल्प लीजिएगा, हमसे हेल्प ले लीजिएगा, है ना। वो आप हमारी हेल्प ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एग्जीक्यूशन में आपको कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसमें से एक चीज जो मैंने आपको बोली, रेगुलर क्लास करने के अलावा 24 आवर्स में आपको रिवीजन करना है जिस भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है 24 आवर्स में। उससे क्या होता है, आपके सर ने जिस एक्सप्रेशन के साथ में आपको चीजें बताई, लगभग वो चीजें आपको याद रहती है। लेकिन आप ज्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर वो चीज आपके दिमाग से वॉश आउट होना शुरू हो जाती है। रियलिटी है, आप ऐसी चीज मत आजमाना, लेकिन करके देखें आपको पता लग जाएगा। दूसरा, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड ये आ गया, आप होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करें। अगर मुझसे कोई व्यक्ति पूछेगा, सबसे पूछो कि ग्रांड सक्सेस की सिंपल चीजें बताओ, रेगुलर क्लास करिए, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर, विदिन 24 आवर्स रिवीजन कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपका जेईई में सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। हाँ, किसी का अनफॉर्चुनेट तबियत खराब हो जाती है, वो एक अलग मैटर है। उसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ, खुश रहना सीखिए। 30-60 मिनट अपने लाइफ को अपने आप को दीजिए। और अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग हैं, आपके पास समय नहीं है किसी चीज के लिए, तो वीक में मेरे कहने से आप 30 मिनट से 60 मिनट वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। वो करिए जो आपको अच्छा, मान लो किसी आदमी को गाने गाना अच्छा लगता है, वो जब बाथरूम में पब्लिक मारती है, गा आराम से 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक, समझ रहे हैं आप, खुश रहे। मम्मी के साथ में, पापा के साथ में थोड़ी देर खेल लिए या घूम लिए, वॉक कर लिए, वॉट एवर यू लाइक। 30 से 60 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। अगर आप डेली नहीं निकाल पा रहे, वीकली निकाल लो, इतना तो कर सकते हो। इससे क्या चेंजेस आएंगे वो आप जब करेंगे तब पता लगेगा, बिना करे कुछ नहीं पता लगता है। बोलने को तो मैं भी रात तक, अपन सुबह तक बात कर सकते हैं। अच्छा स्टेमिना है मेरा, डोंट वरी, अपन सुबह तक बात कर सकते हैं, लेकिन आप सो जाएंगे बीच में, है ना। ठीक है, तो सबको अभी मैं डिटेल में, सर भी हम सब लोग क्लास में डिटेल में बताएंगे, बट आप जो मैं कुछ पॉइंट्स बोला था आपको, इनका ध्यान रखिएगा। इनको सबको हम आपको क्लास में डिटेल में और समझाएंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें,
ऑलराउंडर बनने की ट्राई करें। उस ऑलराउंडर बनने की पहली जो बेसिक स्टेप है वो अपनी केवल स्टडी है, उसके अलावा बाकी चीजें साथ में अटैच हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी आपको स्टडी के अलावा बाकी चीजों पर बहुत ही नेग्लिजिबल फोकस करने की जरूरत है, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो हमारी फिजिकल और मेंटली हेल्थ को सही रखे, दैट्स ऑल। फिर आईआईटी में जाकर हम एज ए चैंपियन, वहां पे आप जब आपने आईआईटी अगर किसी ने उसको देख भी लिया, विजिट भी किया आईआईटी में, देखिए आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑडिटोरियम वगैरह बहुत शानदार इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, कई आईआईटीज में तो आप देखेंगे तो आपको बहुत खेलने कूदने का मौका मिलेगा आईआईटीज में। यहाँ अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, डाला मैंने वो 30-60 मिनट डेली का, और वो भी नहीं कर रहा तो बहुत बढ़िया है, वीकली करो तो आप आगे सब चीजें, लाइफ बहुत बड़ी है इन चीजों को करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी है। 45 ईयर के बाद दौड़ना स्टार्ट किया, समझ रहे हैं आप? तो कोई बात नहीं, लाइफ बड़ी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सोचोगे तब हो जाता है, जब सोचोगे तब हो जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, यू कांट गेट ग्रांड सक्सेस इन योर कंफर्ट जोन। आपको कभी भी आपके कंफर्ट जोन में ग्रांड सक्सेस नहीं मिलेगी, इस बात को जरूर ध्यान रखना। आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, हेल्प लीजिएगा गुरु की, जो गुरु हैं आपके पापा मम्मी की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर स्टूडेंट से, रिक्वेस्ट में करता नहीं, बस आज ही कर रहा हूं आपसे स्टूडेंट से, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए, बड़े भाई से, बहन से, भाई ब्रदर सिस्टर जो अगर बड़े हैं तो ऑनरेबल डायरेक्टर से, टीचर से, या अपने पापा मम्मी से, जो भी क्लोज रिलेटिव जो आपके हैं, अंकल आंटी वगैरह, व्हाटएवर जिससे आप इंस्पायर्ड है, अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा, अच्छा रहता है। और लाइफ की जर्नी है वो बहुत स्मूथली निकल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ 2 साल बाद आप आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। थैंक यू। थैंक यू सर। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स के फेस से वो मुझे दिख रही है। इसी तरीके की जो एनर्जी है आपको अपनी पूरी जो जेई की जर्नी है उस दौरान बना के रखना है। तो ये तो चीज़ें एकेडमिक डिस्कशन हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक वाइब्रेंट का सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैं बात करूँगा। एकेडमिक सिस्टम के अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपको एक पॉइंट सीखना है सारे, एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए चलूंगा। वाइब्रेंट एकेडमी ने लास्ट ईयर से एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसे हम साथी के नाम से जानते हैं। ये साथी में क्या होता है, इसमें हर स्टूडेंट को एक मेंटर के साथ में मैप किया जाता है ना। ये मेंटर जो रहेगा वो आपको पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करता हुआ चलेगा। जहां जहां पे आपको इंडिविजुअल हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो जो मेंटर रहेगा आपके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा और आपको हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद हम आपको आपके मेंटर के बारे में हम बता देंगे कौन आपका मेंटर रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको जो वेलकम किट मिलती है, वेलकम किट में हम आपको यहाँ से टी शर्ट देते हैं। टी शर्ट है, बैग है, अम्ब्रेला है ना। तो आज इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद आप रूम नंबर 101 से यशवंत सर से इसे कलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम बच्चों की अटेंडेंस भी ट्रैक करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को एक आई कार्ड प्रोवाइड करेंगे। आई कार्ड के साथ में एक मैग्नेटिक कार्ड होता है, तो जब भी बच्चे प्रीमाइसेस में आएंगे उनको अपनी अटेंडेंस को पंच करना होगा। और ये जो अटेंडेंस है हम पेरेंट के पास में कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो इसके थ्रू जो है आपकी अटेंडेंस जो है पेरेंट्स के पास में पहुंचेगी। बच्चों को जैसा कि सर ने बताया था, टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल दिया जाता है। स्टडी मटेरियल में डीपीपीस हो गई, शीट्स हो गई, टाइम टू टाइम आपको रेगुलरली जो है मिलती रहेंगी। वाइब्रेंट के पास में एक और फीचर है जिसे हम लाइव क्लास के नाम से जानते हैं। यानी वो स्टूडेंट्स जो आज यहाँ पर बैठ के क्लासेस करेंगे, अगर किसी वजह से उनकी कोई क्लास, हो सकता है कोई मेडिकल सिकनेस हो या कोई ऐसा फैमिली फंक्शन है, अगर हम उसमें बिजी हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे रहकर, तो वो घर से बैठ के लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यानी जो क्लास यहाँ पे चल रही है वो सेम क्लास आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। उसके अलावा अगर हमारी क्लास मिस हो गई किसी भी कारणों की वजह से, तो ये जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। एक चीज ध्यान देने वाली है, रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ जिस दिन क्लास हुई है उस क्लास से अपलोड होने तक, जो रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है 3 दिन तक ये रिकॉर्डिंग जो है आप कभी भी इसको देख सकते हैं, है ना। 3 दिन रखने के पीछे कुछ रीजंस हैं। आगे बढ़ते हैं। डाउट क्लियरिंग, वैसे तो क्या है जनरली स्टूडेंट्स की सारी जो डाउट क्लियरिंग है क्लास के दौरान टीचर से बात करके
मैक्सिमम डाउट्स तो आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक डाउट्स ऐसे रह जाते हैं जिसके लिए पर्सनल हेल्प हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे डाउट रूम है, जहाँ पे डाउट काउंटर्स है, और वहाँ पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे। तो क्लास के पहले, क्लास के बाद, या टीचर्स से कोऑर्डिनेट करके आप उससे अलग से टाइम लेकर अपने डाउट्स को कभी भी क्लियर कर सकते हैं। वाइब्रेंट एकेडमी का एक ऐप भी है, आप इस ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वाइब्रेंट फिनिक्स करके ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। उस ऐप में आपको कंप्लीट जो यहाँ पे क्लासेस हो रही है वो क्लासेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप इसका बच्चों का जो कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको भी आप वहां से देख सकते हो। वाइब्रेंट एकेडमी में जैसे कि जेई प्रिपरेशन है, जेई प्रिपरेशन में मेंस लेवल के टेस्ट होते हैं, एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं। इस तरीके के टेस्ट हम कंटिन्यूअसली सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी लेते हैं। कुछ 4th वीक पे लगभग मेंस का टेस्ट होगा, उसके फिर 4th वीक पे एडवांस का टेस्ट होगा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बच्चे जब क्लास 12th में होते हैं तो यहाँ पे उनको हम बोर्ड क्लासेस का भी अरेंजमेंट होते हैं, हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश वगैरह हो गई या अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, आप पीसीएम जो यहाँ पे पढ़ी रहे हैं जेई के हिसाब से, उसके अलावा भी आपको बोर्ड के लिए किस तरीके से लिखना है इन चीजों को, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सी भी क्लासेस हैं यहाँ पे। आप जब 12th क्लास में होंगे तो उसका अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी जो बच्चे हमारा यहाँ पे जो टेस्ट दे रहे होते हैं उस टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है, कितने क्वेश्चंस थे, किस क्वेश्चंस को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों ने करेक्ट किया। कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है हमारा जो ऐप है वाइब्रेंट फिनिक्स ऐप, उस ऐप पे आपको ये मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। कितने हाईएस्ट मार्क्स थे, कितने एवरेज मार्क्स थे पर्टिकुलर टेस्ट पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उस ऐप के थ्रू मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जेई के जो एग्जाम्स होते हैं कंप्लीटली ऑनलाइन होते हैं, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। हमारे यहाँ पे 2nd फ्लोर पे कंप्यूटर लैब है, तो वाइब्रेंट के जितने भी एग्जाम्स होंगे वो इस कंप्यूटर लैब में होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स के पास में क्लासेस के बाद, क्लासेस के पहले कहीं ऐसा फ्री टाइम है जहाँ पे वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह भी करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ, जैसा कि सर ने बताया था, 2nd फ्लोर पे कुछ इंडोर गेम्स का अरेंजमेंट है, जैसे टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, चेस है। अगर समय मिलता है और अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको 2nd फ्लोर पे यूज कर सकते हैं। वाइब्रेंट एकेडमी के 1st फ्लोर पे कैंटीन भी है, तो बेसिक जो स्नैक्स वगैरह किसी वजह से अगर हम हमें कुछ स्नैक्स चाहिए है ना, तो स्नैक्स का अरेंजमेंट भी यहाँ पे कैंटीन है 1st फ्लोर पे, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो है हम यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का अरेंजमेंट भी करते हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को चाहिए, जो शीट्स दी जा रही हैं या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स के पास में फोन होता है, तो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, है ना, क्योंकि एसएमएस वगैरह की कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं एसएमएस के, तो टेलीग्राम ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आपको भेजते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम में आपको शेयर कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में नोटिस बोर्ड पे भी अवेलेबल मिलेगी, है ना। तो अगर किसी के पास में फोन नहीं है तो नोटिस बोर्ड पे भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो भी हम यहाँ शेयर करना चाह रहे हैं उससे वहां से मिलेगी। कुछ बेसिक जो भी कंसर्न्स हैं उसके लिए बात करने के लिए हमारे यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे आप फोन कर सकते हो। फ्रंट डेस्क के नंबर सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए। साथ साथ मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेरा नाम प्रशांत वर्मा है। कोई ऐसे कंसर्न जो आप फ्रंट डेस्क पे रह के आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कभी भी कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड साइकियाट्रिस्ट हैं, जो टाइम टू टाइम हर इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के बेसिस पे 1-to-1 एनालिसिस करके उसको सॉल्यूशन देते हैं और उसके पढ़ने में किस तरीके से बेटरमेंट लाया जाए वो सारी चीज सजेशन भी जो आपको वहां से मिलता है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे एंड साइकियाट्रिस्ट 2nd फ्लोर पे बैठते हैं, तो आगे आपको हम उनसे 1-to-1 कोशिश करेंगे मुलाकात कराने की। तो ये चीजें थी कुछ सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड।
तो अब मैं इस सेशन की एंडिंग करने से पहले वीके जायसवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग आपकी तरफ से मिल जाए, तो ये जर्नी बहुत अच्छी गुजरेगी। वीके जायसवाल सर। Good evening all of you. सभी लोगों ने तो सारी बातें बता दी हैं, मेरा पार्ट कुछ ज़्यादा बचा नहीं है ना। बाकी तो बात हम क्लास में करेंगे, जब मैं क्लास में आऊँगा तो सम अप इसको कर देते हैं जो बाकी हमारे साथी डायरेक्टर ने बताया आपको करना क्या है मेनली, है ना। तो इसको एक एग्जांपल से ऐसा समझ लीजिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छे डॉक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोगों से पूछते हैं कौन अच्छा डॉक्टर है, इस डिजीज़ को कौन अच्छे से सही कर सकता है। तो वो पहला काम तो आपने कर लिया है, पूछ के वाइब्रेंट आ गए हैं, है ना। तो आपने एनरोलमेंट कर लिया, वाइब्रेंट में आ गए, तो पहला स्टेप तो आपका कंप्लीटेड है। दूसरा स्टेप क्या होता है? बीमारी तो हो गई, आपको IT बनना है ना, ITN बनाना है तो आ गए। दूसरी दी हुई प्रिस्क्रिप्शन की दवा को खाना होता है। अगर आप खाओगे नहीं तो ठीक नहीं होगे, है ना। तो दूसरा पार्ट अब आपके बच्चे को करना है। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, आप क्लास में आपको रेगुलर आना है और क्लास में जो दिया हुआ असाइनमेंट है वो रेगुलरली करना है। ये आपको जो दवा बताई गई उसको लेना है। अगर आप इसमें नहीं करोगे, आपको क्लास कर लिया, होमवर्क नहीं किया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेसिक बात ये। तो आपको यही है कि आपको आइए, क्लास करिए और स्माइल फेसिंग के साथ क्लास आइए, एनर्जी के साथ क्लास कीजिए। जो भी बताया जाता है उसको आप अटेम्प्ट करिए। सर ने बताया उसमें कंप्लीट आंसर नहीं लाना है, जो होमवर्क दिया जाए उसको आपको सिंसियरली अटेम्प्ट करना है ना। मेमोरी दो टाइप की होती है, कि टेम्पररी एक, दूसरी परमानेंट। सभी को मालूम होगा आई थिंक। तो जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? टेम्परेरी मेमोरी में। और जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो वही परमानेंट मेमोरी में। तो 24 आवर्स में उसको रिवाइज करना है और अपनी परमानेंट मेमोरी को बढ़ाना है। ठीक है, तो विश यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो यू आर गोइंग फॉर अ बेटर कैरियर, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं क्लास में, और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट हो। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वाइटमेंट को चूज़ किया और जल्दी आपका बेटर कैरियर हम लोग शेपिंग में वर्क कर लेंगे। 2 साल हमें दीजिए और आपको हम बेटर कैरियर देंगे। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much sir for your precious blessing for our students. स्टूडेंट्स, आपको टाइम टेबल जो है आपका जो टेलीग्राम ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया था, आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। उसमें टाइम टेबल शेयर कर दिया गया है। मैं एक बार आपको वो टाइम टेबल यहाँ पे बताना चाहूँगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 2 क्लासेस हो रही हैं। पहली क्लास जो है फिजिक्स की क्लास होगी, 2:30 PM पे होगी वो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है 4:15 PM पे होगी, मैथ्स की क्लास। ठीक है, ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हो रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, उसके अलावा TDS में भी आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं इस समय। 2:30 पे मैथ्स की क्लास हो रही है एंड अगेन 4:15 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। एंड 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, आप जो है अपनी किट 101 रूम से यशवंत सर से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।